आज के इस विश्लेषण में हम खालिद हुसैनी की उसी मास्टरपीस द काइट रनर की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि ये जटिल मानवीय भावनाओं, गहरे अपराध बोध और मुक्ति की एक बहुत ही पावरफुल, दिल को छू लेने वाली यात्रा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस साहित्यिक सफर की शुरुआत करते हैं। देयर इज अ वे टू बी गुड अगेन। फिर से अच्छा बनने का एक रास्ता है। इस पूरे नैरेटिव का आधार रहीम खान का कहा हुआ ये एक वाक्य है। सोचिए, ये केवल एक लाइन का डायलॉग नहीं है, बल्कि ये एक खुला निमंत्रण है। यह हमें उस डरावने अपराधबोध और प्रायश्चित की उस कठिन जद्दोजहद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जो इस पूरे आख्यान के बिल्कुल केंद्र में मौजूद है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा होता है। क्या बीते कल के भूत कभी वाकई हमारा पीछा छोड़ते हैं? क्या आज किए गए अच्छे कामों से हम अपनी पुरानी गलतियों को पूरी तरह मिटा सकते हैं? इसी अहम सवाल को ध्यान में रखते हुए हम मुख्य पात्रों के इस मनोवैज्ञानिक अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला खंड है अतीत का बोझ। आइए कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और काबुल की उन पुरानी गलियों में पल रहे दो बच्चों के मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझते हैं। साल 1975 की वो सर्दियां, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पहले तो पतंगबाजी टूर्नामेंट की वो शानदार, आसमान छू लेने वाली जीत होती है। लेकिन वो खुशी चंद पलों की ही मेहमान थी, क्योंकि ये जीत तुरंत ही एक अंधेरी गली में हुए उस विनाशकारी धोखे से कलंकित हो जाती है। जब आसिफ हसन पर वो क्रूर हमला करता है, तो आमिर वहां मौजूद होकर भी कुछ नहीं करता। वो बस खामोश खड़ा रहता है। और ठीक इसी पल उस भयानक अपराध बोध का जन्म होता है, जो आमिर को ताउम्र अंदर ही अंदर खाता रहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम खंड पर, कहानी का मूल द्वैत, यानी वफादारी और इंसान को पंगु कर देने वाली कायरता के बीच की वो कश्मकश। ये हिस्सा बहुत ही शानदार ढंग से दोनों लड़कों की मानसिकता का फर्क समझाता है। एक तरफ हसन है, जो भले ही अनपढ़ है, लेकिन उसकी समझदारी कमाल की है। उसमें एक जन्मजात बहादुरी है, जो अपनी गुलेल लेकर भी खूंखार दुश्मनों के सामने तन कर खड़ा हो जाता है। और दूसरी तरफ आमिर है, साक्षर है, विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन अपने पिता यानी बाबा का प्यार पाने की हताशा ने उसे इस कदर कायर बना दिया है कि वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को बचाने के लिए एक कदम भी नहीं उठा पाता। यहां हमें समाज के उन गहरे वर्ग भेदों को भी समझना होगा, जिसने उनके रिश्ते को इतना उलझा दिया था। अमीर पश्तून और हजारा नौकर का वो फासला। आमिर अक्सर अपनी साक्षरता का इस्तेमाल एक हथियार की तरह करता था, हसन को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है। याद है, जब आमिर अपनी पहली कहानी लिखता है, वो अनपढ़ हसन ही था जिसने कहानी में एक बड़ी तार्किक गलती पकड़ ली थी। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि नैतिक स्पष्टता और सही गलत की सूझबूझ किसी किताबी शिक्षा की मोहताज नहीं होती। चलिए, अब खंड 3 की ओर बढ़ते हैं, जहां हम टूर्नामेंट के बाद आमिर के उस आंतरिक अपराध बोध को कुछ बहुत ही पावरफुल प्रतीकों के जरिए समझेंगे। इस कहानी में अनार महज एक फल नहीं है, ये एक बेहद मजबूत साहित्यिक उपकरण है। आमिर अंदर से इतना घुट रहा है, इतना बेचैन है कि वो लिटरली चाहता है कि हसन उसे मारे। वो शारीरिक दंड पाना चाहता है, ताकि उसके मन का जो नैतिक संतुलन बिगड़ गया है, वो कुछ हद तक ठीक हो सके। लेकिन हसन क्या करता है? वो उस अनार को अपने ही माथे पर फोड़ लेता है। हसन का ये कदम आमिर की उस हताश कोशिश को पूरी तरह से विफल कर देता है और उसके अपराध बोध को कई गुना और बढ़ा देता है। जब इंसान खुद को माफ नहीं कर पाता, तो उसकी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं कैसे बिगड़ती हैं, ये उसका क्लासिक उदाहरण है। आमिर पहले तो शर्म के मारे हसन से बचने लगता है। फिर वो जानबूझकर उस पर अनार फेंकता है ताकि हसन गुस्सा होकर पलटवार करे। और जब वो चाल भी नाकाम हो जाती है, तो वो इस हद तक गिर जाता है जहां वो हसन पर घड़ी और पैसे चुराने का झूठा आरोप लगाता है। वो बस उस जीवित साक्षी को अपनी नज़रों से दूर करना चाहता था, जो उसे उसकी कायरता की याद दिलाता था। यहां से हमारी कहानी एक बिल्कुल नया और अहम मोड़ लेती है। हमारा चौथा खंड प्रायश्चित का मार्ग, जो आमिर की युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में वापसी पर केंद्रित है। और फिर आता है रहीम खान का वो खुलासा, जो सचमुच पैरों तले जमीन खिसका देता है। आमिर और हसन खून के रिश्ते से जुड़े थे, वे सौतेले भाई थे। इस एक सच ने आमिर के पूरे अतीत को नए सिरे से लिख दिया। सोचिए, बचपन में किए गए उसके धोखे की त्रासदी अब कितनी गहरी हो गई है। जिस व्यक्ति ने उसके लिए हमेशा अपनी जान हथेली पर रखी, वो सिर्फ एक नौकर नहीं, उसका अपना भाई था। अब जरा घटनाओं की इस चक्रीय प्रकृति को देखिए।
इतिहास कैसे खुद को दोहराता है। 1975 में जब आसिफ ने हसन को गली में घेरा था, तब आमिर ने कुछ नहीं किया, वो बस देखता रहा। लेकिन 2002 में जब आसिफ आमिर को बेरहमी से पीट रहा था, तब हसन का बेटा सोहराब ठीक अपने पिता की तरह अपनी गुलेल लेकर आता है और आमिर की जान बचाता है। यहाँ आमिर को आखिरकार वो सज़ा मिल ही रही है जिसका इंतज़ार वो पिछले कई दशकों से कर रहा था। इस भयंकर पिटाई का जो शारीरिक परिणाम था, वो सिर्फ टूटी हुई हड्डियों तक सीमित नहीं था। आमिर की तिल्ली फट गई थी, पसलियां टूट गई थीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा और गहरा प्रतीक था उसका वो कटा हुआ होंठ। ये चोट अब हमेशा के लिए हसन के जन्मजात कटे होंठ जैसी दिखेगी। ये महज एक निशान नहीं है, ये आमिर के प्रायश्चित का अंतिम और बिल्कुल स्थायी सबूत बन गया है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम खंड पर, जहां हम इस कहानी के सबसे प्रमुख और परिवर्तनकारी प्रतीक यानी पतंग का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक साहित्यिक उपकरण के रूप में पतंग का अर्थ कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से बदल जाता है। शुरुआत में यही पतंग उस गहरे आघात, नुकसान और जीवन भर सताने वाले धोखे से जुड़ी थी। लेकिन अंत आते आते यही पतंग आघात से जूझ रहे छोटे से सोहराब के लिए एक नाजुक सी उम्मीद और उपचार का साधन बन जाती है। यहाँ भूमिकाओं का जो पूर्ण उलटफेर हुआ है वो कमाल का है। 1975 का वो समय जब एक नौकर अपने मास्टर के लिए पतंग के पीछे दौड़ता था, और फिर 2002 का वो दृश्य जहां वही मास्टर अब एक सदमे में डूबे हुए बच्चे के लिए पतंग के पीछे दौड़ रहा है। ये सीन अपराध बोल और प्रायश्चित के पूरे चक्र को एकदम गोल घुमाकर पूरा कर देता है। तुम्हारे लिए 1000 बार भी। ये शायद सबसे प्रतिष्ठित और रुला देने वाली पंक्ति है, जो ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि सच्चा प्रेम और वफादारी असल में क्या होती है। जो बात हसन ने कभी आमिर के लिए कही थी, कहानी के अंत में आमिर बिल्कुल वही वाक्य सोहराब के लिए दोहराता है। इस छोटी सी लाइन में उस पूरे सफर का भावनात्मक वजन और निस्वार्थ समर्पण छिपा हुआ है। तो अंत में हम उसी सवाल पर लौटते हैं जो विचारों को झकझोर देता है। क्या सच में आज के किए गए काम कल की कायरता को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं? शायद अतीत की उन लकीरों को पूरी तरह कभी नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन जैसा कि इस मास्टरपीस ने हमें दिखाया, इंसान हमेशा एक नई शुरुआत कर सकता है, एक नए उद्देश्य के साथ, और शायद टूटे हुए दिल के साथ ही सही, लेकिन वो फिर से पतंग उड़ाना सीख सकता है।